गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फटाफट ज्वाइन हो जाएंगे भैया, क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कमेंट करके ये बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वेक्टर, वो समझ में आ रही कि नहीं आ रही कंप्लीट। आपकी करीब करीब 2 एक्सरसाइज होने वाली हैं, आज हो जाएंगी। 10.2 चल रहे हैं साथ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये बताएंगे कमेंट कर कर कि समझ में आ रही कि नहीं आ रही क्लासेस, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और कमेंट कर दिया करो। कैसा भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से ही पता लगेगा, या फिर इंस्टीट्यूट वाले नंबर हैं, अपने कोचिंग वाले नंबर हैं, और एक अपने जो नंबर हैं स्कूल वाले, उन पर कॉल कर लिया करो। कैसा भी कोई डाउट है व्हाट्सअप कर दिया करो भैया, कपिल भैया के नंबर पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। लास्ट क्लासेज में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था, हल्का सा रिवीजन करा रहा हूँ मैंने आपको मात्रक सदिश निकालना बता दिया था। एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते बताओ। किसी भी वेक्टर का आपको एकांक सदिश निकालना है तो उसको पहले तो डिनोट किससे करते हैं, कैप लगा कर डिनोट करते हैं भैया। व्यक्त किससे करते हैं, कैप लगा देते हैं। किसी भी वेक्टर है, मान ले ए वेक्टर का अपन को एकांक सदिश निकालना है तो इसको एकांक सदिश को व्यक्त करते हैं ए कैप से, ठीक है। और कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, उस वेक्टर में उसके परिमाण का यदि भाग दे दिया जाए, उस वेक्टर में उसके परिमाण का भाग दे दिया जाए तो अपन क्या मिल जाएगा, मात्रक सदिश मिल जाएगा, एकांक सदिश की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये सदिश मिलता है, आप बोल रहे हो उसको मात्रक सदिश नाम दे रहे हो, मतलब सदिश राशि रहती है और सदिश है तो इसकी दिशा भी रहेगी। तो मैंने ये भी बताया था कि इसकी दिशा, मात्रक सदिश की दिशा किस ओर रहती है, जिस ओर ए वेक्टर की दिशा रहती है उसी साइड में मात्रक सदिश की दिशा रहती है, ठीक है। यदि किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लेना। ए कैप की दिशा किधर किधर साइड रहती है, ए वेक्टर के अनुदिश रहती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सदिश घटक और अदिश घटक निकालना बताया था। सदिश घटक कैसे निकालते हैं, जो किसी भी वेक्टर में वेक्टर क्वांटिटी जो वेक्टर होता है उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप को साथ में लिख देते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं सदिश घटक। और जो आई कैप, जे कैप, के कैप के जो गुणांक होते हैं उसके बोलते हैं अदिश घटक बोलते हैं। ये चीज़ सारी मैंने बताई थी। आज आगे टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक आपका दिक् अनुपात व दिक्कोज्या। दिक् अनुपात व दिक्कोज्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्शनल। दिक् माने डायरेक्शन, डायरेक्शन होती है। अनुपात को होते हैं रेशियो बोलते हैं भैया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशियो। एंड डायरेक्शनल कोसाइन। अब सभी का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। एक बार समझेंगे फिर उसको उतारेंगे नोटबुक में, ठीक है। मैंने पढ़ाया था आपको स्थिति सदिश के बारे में बताया था। अपन 3D में बात कर रहे हैं भैया, स्पेस में बात कर रहे हैं। और सबसे पहले स्पेस में बात किस मैथमेटिशियन ने की थी, यदि आपको नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ मैं। रेने नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले 3D को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। 3D के बारे में सबसे पहले उन्होंने देखा। अब 3D में कोई पॉइंट होता है यहाँ पे, ये अपना x बोल दूँ मैं, इसको y बोलते हैं, इसको z बोलते हैं। सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। यदि यहाँ पे ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट वैसे 3D में ये पॉइंट यहाँ पे, वैसे अब यहाँ पे तो शो नहीं कर सकता इस बोर्ड, तो इसमें यहाँ पे पॉइंट है तो इसके x निर्देशांक भी रहेगा, y निर्देशांक भी रहेगा और z निर्देशांक भी रहेगा। तो x निर्देशांक मैंने क्या मान लिया, स्मॉल x, y निर्देशांक क्या मान लिया, स्मॉल y, और z निर्देशांक क्या मान लिया, स्मॉल z। कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताओ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भैया, टॉपिक का नाम है डायरेक्शनल रेशियो एंड डायरेक्शनल कोसाइन, दिक् अनुपात व दिक्कोज्या, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 11th चैप्टर, उसमें भी इसका यूज होगा, अच्छे से समझ लेना भाई, ठीक है। तो अपना ये 3D में अपना कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z। अब ये अपना ओरिजिन रहता है, ओरिजिन को P से मिलाया मैंने, ये ठीक है। ये दिशा रही, दिशा डिनोट करनी है क्योंकि नाम ही क्या है इसका, दिक् अनुपात दिक्कोज्या, मतलब दिशा का इंपॉर्टेंस है भैया। और ये OP रहता है, इसको आप OP वेक्टर का परिमाण, जो बीच की दूरी है परिमाण बोलते हैं ना, या फिर R वेक्टर बोलते हैं उसको,
आर वेक्टर का परिमाण बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, आर वेक्टर का परिमाण बोल दो या स्मॉल आर लिख दो। अब यहाँ पे आपका स्थिति सदिश, इधर देखेंगे भैया, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पी की स्थिति बतानी है ओ के सापेक्ष। मैंने बताया स्थिति बतानी हो तो पॉइंट बताना होता है किसके सापेक्ष स्थिति बता रहे हैं अपन। तो पी की स्थिति ओ के सापेक्ष क्या होगी? एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। ठीक है, इसको आपने आर वेक्टर से भी नोट किया था, याद हो तो आपको। एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब अपना टॉपिक क्या है? दिक् अनुपात व दिक्कोज्या। तो दिक् अनुपात क्या होता है? दिक् अनुपात होता है क्या है? जो अक्षों पर जितना अंतखंड काटता है उन्हें क्या बोलते हैं? दिक् अनुपात बोलते हैं। तो देखो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चल रहे हैं अपन? एक्स। वाई अक्ष पर कितनी दूरी चल रहे हैं? स्मॉल वाई। जेड अक्ष पर कितनी दूरी चल रहे हैं? स्मॉल जेड। ठीक है, तो जो ये एक्स वाई जेड होते हैं ये क्या कहलाते हैं? दिक् अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक् अनुपात। तो लिख दूं मैं भैया? तो दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या हो जाएगा आपका? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। कोई दिक्कत किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। उसके बाद अब दिक्कोज्या भी है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। अब जो ओपी है, ओपी डायग्राम में दोबारा देखेंगे। ओपी है वो एक्स अक्ष के साथ मैंने मान लिया कितना एंगल बना रही है? एल्फा एंगल बना रही है। एक्स अक्ष के साथ कितना एल्फा, कितना कौन बना रही है? एल्फा कौन बना रही है भैया? ओपी। ठीक है, ये एंगल कितना है? ओपी से एल्फा है। और ओपी वाई अक्ष के साथ कितना एंगल बनानी है? वाई अक्ष के साथ बीटा। कोई दिक्कत? और जेड अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है? जेड अक्ष के साथ ये आपका गामा एंगल बना रही है भाई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओपी जो लाइन है आपकी, ओपी वेक्टर, ठीक है, ओपी वेक्टर या आर वेक्टर, वो एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है? एल्फा। वाई अक्ष के साथ बीटा। जेड अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है? गामा एंगल बना रही है भैया। ठीक है, तो देखेंगे तो ये जो एल्फा बीटा गामा है, जो एंगल की वैल्यू है एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा गामा क्या कहलाते हैं? दिक् कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दिक् कोण। क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्शन शो किया आपने। क्या किया है? डायरेक्शन शो किया आपने। देखो एक्स अक्ष के साथ तो ऐसी डायरेक्शन लगाई है आपने, वाई अक्ष के साथ ऐसी ही, और जेड अक्ष के साथ भी बता दो भैया। जेड अक्ष के साथ कितनी एंगल बना रहा है? ये गामा। तो देखो दिशा बता रहे हो आप, ये फिर दिशा बता रहे हो, तो इनको जो कोण है उन्हें क्या बोलते हैं? एल्फा बीटा गामा को दिक् कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दिक् कोण कहलाते हैं। डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तथा कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का मान, नाम ही क्या है? कोसाइन, मतलब कॉस लगा हुआ है। ठीक है, कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का मान दिक्कोज्या कहलाती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए भैया। सबसे पहले मैंने स्थिति सदिश लिया। ठीक है, स्थिति सदिश आप जानते हो, कोई आप स्पेस में बात कर रहे हो, ठीक है, अंतरिक्ष में बात कर रहे हो, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, उसमें बात करो, यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट भी रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट भी रहेगा। मतलब यहाँ से जो ये एक्स है, एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चल रहे हो आप? स्मॉल एक्स। वाई अक्ष पर कितनी दूरी चल रहे हो आप? स्मॉल वाई। और जेड अक्ष पर कितनी दूरी चल रहे हो? स्मॉल जेड। अब देखो ओरिजिन से मिलाया। सबसे पहले स्थिति सदिश के बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लासेज में। ठीक है, स्थिति सदिश क्या होती है? किसी भी बिंदु के सापेक्ष स्थिति निकालते हैं अपन। तो अपन अब P की O के सापेक्ष स्थिति कैसे निकालते हैं? एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। इसको आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आर वेक्टर से। ये तो आपका स्थिति सदिश रहा। ठीक है, अब दोबारा डायग्राम में आ जाएंगे भैया। तो ये मैंने मान लिया, कोई जरूरी नहीं है अल्फा बीटा का मानो, आप और कोई भी एंगल मान सकते हो, ए बी सी भी मान सकते हो। ठीक है, मैंने माना ओपी जो लाइन है, ओपी लाइन है, एक्स अक्ष के साथ कितना कौन बना रही है? एल्फा। वाई अक्ष के साथ बीटा, जेड अक्ष के साथ गामा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है भैया? गामा कौन बना रही है? तो आप जो सबसे पहले जो एल्फा बीटा गामा है, ये क्या कहलाएंगे? दिक् कोण कहलाएंगे।
और जो एक्स वाई जेड है ये क्या कहलाएंगे, दिक् अनुपात कहलाएंगे। और कोई पूछे आपसे दिक् अनुपात की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, दिक् अनुपात किसे बोलते हैं, जो अक्षों के साथ जितना अंतःखंड काटता है। देखो एक्स अक्ष पे कितना अंतःखंड काट रहा है भैया, एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चल रहा है, स्मॉल एक्स, तो यहाँ पे जो स्मॉल एक्स है वो क्या कहलाएगा, दिक् अनुपात कहलाएगा। ठीक है, तो दिक् अनुपात क्या कहलाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप। आपको ज़्यादा समझ, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना हो तो आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक हैं वो क्या कहलाएंगे, दिक् अनुपात कहलाएंगे। जो अल्फा बीटा गामा है वो दिक् कोण कहलाएंगे। और जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान क्या कहलाएगा, दिक् कोज्य कहलाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्रकार कोई डाउट है तो बताओ भैया, फटाफट उतार लो। उतार लिए होगा भैया, चलो आगे चलते हैं। अब इधर देखेंगे, सभी का ध्यान यहाँ पे होगा। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान क्या कहलाता है, दिक् कोज्य कहलाती हैं। और जो एक्स वाई जेड होते हैं, जो आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक होते हैं वो दिक् अनुपात कहलाते हैं। और अल्फा बीटा गामा दिक् कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान कैसे निकालते हैं वो देखते हैं इधर भाई। अब डायग्राम में दोबारा से देखेंगे चित्र को, इधर देखेंगे भाई, इनको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए। आपने पहले, आपको नहीं मिटाना है, एक बार बनाना है बस डायग्राम आपको। ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। अब देखो यहाँ से एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चल रहा है, ये स्मॉल एक्स, और यहाँ से मैंने ये लंब डाल दिया भैया इस पे। ठीक है, ये लंब है। अब ये ए नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया इसका, ए। अब देखो आपके पास जब, और ये लंब होता है, लंब के सामने कर्ण होता है, और ये आधार होता है। आधार आपके पास है, कर्ण की वैल्यू आपके पास है। और आधार और कर्ण में कौन रिलेशन बताता है, कॉस बताता है क्या। ठीक है, तो इधर देखेंगे त्रिभुज ओ ए पी में कॉस एल्फा, एंगल कितना था, एल्फा। वैसे भी एंगल के सामने कितना होता है, लंब होता है। ठीक है, एंगल के सामने क्या होता है, लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने का, जो 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता था, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है आपका, मैं ओ ए अपॉन ओ पी लिख दूँ क्या। ठीक है, वैल्यू निकालते कैसे हैं वो बता रहा हूँ भैया। कॉस एल्फा बराबर ओ ए की वैल्यू कितनी है, एक्स। ओ पी की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मतलब परिमाण। ठीक है, तो ये तो कॉस एल्फा आ गया। इसी प्रकार से यदि मैं, जो आपने परपेंडिकुलर डाला है, लंब डाला है, वो जेड अक्ष पे होगा तो कितना आ जाएगा, जेड अक्ष पे होगा। ये मैंने क्या नाम दिया, ये जेड अक्ष, ये वाई, और ये। ठीक है, जब वाई अक्ष पे होगा तो बीटा कौन, तो कॉस बीटा। इसी प्रकार से और भी एंगल आ जाएंगे। अरे बीटा, जब वाई अक्ष पे जब परपेंडिकुलर डालोगे तो वहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से कॉस बीटा एक निकाल के बता दिया भाई मैंने, एक्स अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एक्स अपॉन, अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर क्या था, इधर देखेंगे। आर वेक्टर था अपने पास एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। तो इसका परिमाण निकालने के लिए आप क्या करते थे, इसको मॉड के अंदर करते थे, और एक्स जो आई कैप का गुणांक है उसका स्क्वायर, जे कैप का गुणांक है उसका स्क्वायर, और के कैप के गुणांक का स्क्वायर करके वर्गमूल ला देते थे। वो क्या आ जाता है, आपका मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और रूट लगा दिया। रूट की दो वैल्यू होती हैं, प्लस माइनस। ठीक है, तो इसको कॉस एल्फा की वैल्यू आप प्लस माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से वाई अपॉन क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और कॉस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर।
फटाफट उतार लेंगे और ये फॉर्मूला ये वाला याद रखेंगे। प्रूफ कैसा हुआ वो मैंने बता दिया भाई, ठीक है। फटाफट उतारेंगे और एक एग्जाम्पल समझेंगे हम, पेशेंस रखेंगे, धैर्य धारण करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल समझेंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं भाई, मैं आपको दे रहा हूं एक वेक्टर, ए वेक्टर बराबर दे दिया मैंने आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और मैंने आपसे पूछ रहा हूं कि दिक् अनुपात बताने हैं आपको और दिक्कोज्या बतानी है। आपको क्या क्या निकालना है, दिक् अनुपात और दिक्कोज्या। तो मैंने बताया था कि जो आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक जो होता है उसे क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, आई कैप का गुणांक क्या है भैया 1, जे कैप का गुणांक क्या है आपका 2 और के कैप का गुणांक क्या है 3। तो दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे 1 2 3। अब बात करते हैं दिक्कोज्या की। ना अब दिक्कोज्या, सबसे पहले कॉस एल्फा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो आप स्टार लगा के, इसे L, M, N से व्यक्त करते हैं। ये और लिख दो भाई, एक लाइन होगी वहाँ पे लिख दो, ठीक है। मतलब L की वैल्यू क्या है, L बराबर, ये बहुत सी बार ऐसे भी देता है L बराबर कॉस एल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे जो L बराबर है वो कॉस एल्फा के बराबर है, M बराबर कॉस बीटा के बराबर है और N बराबर क्या है, कॉस गामा के बराबर है, ठीक है। इससे जो दिक्कोज्या हैं उनको LMN से व्यक्त करते हैं। L की वैल्यू क्या होती है, कॉस एल्फा, ठीक है। और कॉस एल्फा की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको L भी बोल सकता हूँ मैं, बराबर क्या फॉर्मूला होता है, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है भाई 1 और y की वैल्यू क्या है 2, z की वैल्यू क्या है 3, रख देंगे भाई। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना है 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएंगे अपने 1/√14। ये क्या हो जाएगा, L का मान हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, L का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से आप M का मान निकालोगे, मतलब आप कॉस बीटा निकालोगे। कॉस बीटा बराबर, ये टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 11 उसमें भी काम आएगा भाई। कॉस बीटा बराबर M भी बोलते हैं इसको, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। इधर देखेंगे भाई, तो M बराबर y का मान कितना है 2, x का मान 1 और z का मान 3, वैल्यू रख देंगे। तो 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ गया 2 अंडर रूट 14, ठीक है। और यहाँ पे तथा एंड कॉस गामा बराबर n, क्या फॉर्मूला होता है z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। z की वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, रख देंगे भाई। तो n बराबर कितना आ गया, z की वैल्यू 3 अपॉन x का मान कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, y का मान कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो कितना आ गया 3 अंडर रूट 14। कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताएं, ठीक है। फटाफट उतारेंगे। तो आपसे कोई पूछे दिक्कोज्या क्या हो जाएंगी, LMN का मान निकाल दो, ठीक है। दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक। क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 10 से सवाल पूछेगा और दिक् अनुपात दिक्कोज्या का पूछेगा तो वेक्टर फॉर्म में देगा आपको, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में देगा तो आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक होते हैं वो दिक् अनुपात कहलाते हैं, और दिक्कोज्या LMN का मान होता है वो दिक्कोज्या कहलाती हैं। निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवा दिया आपको, ठीक है। फटाफट उतारेंगे भाई, उसके बाद लगाएंगे नोट, यदि उतार लिया हो तो।
और किसी ने नहीं उतारा है तो वीडियो को रोक लेना, जब आराम से उतार लेना। ऑनलाइन प्रोसीजर है और आप खुद समझदार हो, 12th क्लास में पढ़ते हो, बच्चे नहीं हो, ठीक है। तो नोट लाएंगे भाई। नंबर 1, जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब क्या है? जो दिक्कोजियाँ निकाली हैं आपने, उनका वर्क करूं मैं, क्या करूं? वर्क करूं और जोड़ दूं भैया, स्क्वायर करके जोड़ दिया, उनका मान जो आपने दिक्कोजियाँ निकाली हैं उनका वर्क करके जोड़ दिया तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। बट और पर ये कोई जरूरी नहीं कि दिक् अनुपातों का वर्गों का योग 1 के बराबर हो, लेकिन दिक्कोजियाँ यहाँ पे लिख देना, यहाँ L, M, N दिक्कोजियाँ हैं। कोई दिक्कत किसी प्रकार? नंबर 2 नोट में, नंबर 2, आपके जो दिक् अनुपात होते हैं, दिक् अनुपात अद्वितीय नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है भैया? दिक् अनुपात 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं, 5 भी निकल सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके जो डायरेक्शन रेशियो आता है 1 2 3, इसको मैं बोलूँ, हाँ तो भैया जो दिक् अनुपात होते हैं मैंने लिखा है आपको, अद्वितीय नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैंने एक एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल समझा रहे हैं। 1 2 3 आपके दिक् अनुपात थे, तो दिक् अनुपात अनंत भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो दिक् अनुपात अद्वितीय नहीं होते हैं। अद्वितीय मतलब एक नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ऐसे 1 2 3 एक दिक् अनुपात है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएंगे? 2 4 6, तो वो भी क्या कहलाएंगे? दिक् अनुपात कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी क्या कहलाएंगे? दिक् अनुपात कहलाएंगे। यदि आपके A, B, C दिक् अनुपात हैं, अब इसमें मैं x का मल्टीप्लाई कर दूं, x A, x B, x C, तो ये भी क्या कहलाएंगे? दिक् अनुपात कहलाएंगे, ठीक है। तो दिक् अनुपात होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना भाई। एग्जाम्पल समझा दिया। 1 2 3 है, इसमें किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूं तो वो भी क्या कहलाएगा? दिक् अनुपात कहलाएगा। लेकिन जो आपका दिक्कोजियाँ रहती हैं, दिक्कोजियाँ अद्वितीय होती है, वो क्या होती हैं? यूनिक होती हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का मान यूनिक आता है भैया, ठीक है। ये उतार लो नोट में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और फिर आपके बुक के एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। और यदि आपको ये प्रूफ करना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 कैसे होता है, तो देखेंगे एल स्क्वायर का मान, एल की वैल्यू क्या थी वो रख देंगे, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यह वैसे आपको प्रूफ करा रहा हूँ मैं, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए दोनों पे, ठीक है। z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और इस पे होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका बराबर 1। अब बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा देखेंगे। स्क्वायर करना आप जानते हो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये ऊपर लिख रहा हूँ भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड टर्म में स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर ऊपर का, तो और नीचे का स्क्वायर रूट और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये जेड स्क्वायर और स्क्वायर की वजह से वर्गमूल हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। और आपने छठी क्लास में एलसीएम लेना सीखा है, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे एलसीएम भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर।
कट के क्या वैल्यू आएगी भैया, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपका प्रूफ रहा, लेकिन आपको अभी प्रूफ नहीं करना है, पूछता नहीं है, और यदि पूछे तो इस प्रकार से प्रूफ करना है, LMN का मान रखना है। प्रूफ कैसे करते हैं, LHS लेके चलेंगे, RHS ले आएंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। पहला नोट मैंने क्या लिखा है, जो आपने दिक्कोजिया का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जहाँ पे LMN क्या है, दिक्कोजिया है। दिक् अनुपात का स्क्वायर करने पर ऐड करने, स्क्वायर करूँ फिर ऐड करूँ तो 1 आना कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके दिक् अनुपात आते हैं वो अद्वितीय नहीं होते, मतलब यूनिक नहीं होता है, लेकिन जो आपके डायरेक्शन कोसाइन है वो यूनिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का मान कुछ ना कुछ यूनिक निकल के आता है। उसके बाद आपके बुक के सवाल लेते हैं भाई, आप खुद ही करोगे। अच्छे से टाइम लेते हुए समझा कर, अच्छे से समझाते हुए मैंने टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये टॉपिक अगले चैप्टर में भी काम आएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको 11 सवाल तक करा देते साथ। अब देखो 12वां सवाल क्या बोल रहा है, खुद कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12वां, आपको एक वेक्टर दे रखा है ना, वेक्टर मान लिया मैंने, वो ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है। i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये साथ मैंने एग्जाम्पल अभी करा है, वही एग्जाम्पल है, ठीक है। कि दिक् कोसाइन की डायरेक्शन कोसाइन, देखो दिक् तो हिंदी में लिख रखा है, कोसाइन क्या लिख रखा है, इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है। तो कहते इसको ऐसे लिखना चाहिए, दिक्कोजिया, ठीक है। लेकिन इसमें एक वर्ड तो हिंदी में और एक इंग्लिश में, तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे, दिक्कोजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दिक्कोजिया ज्ञात करनी है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन अभी किया है मैंने, एग्जाम्पल कर सकते हो खुद। तो पहले सबसे पहले दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या कहलाएंगे, इसके दिक् अनुपात क्या है, 1 2 3, बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्या कैसे निकले भाई, आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक। ना अब दिक्कोजिया, दिक्कोजिया एल बराबर कॉस एल्फा बराबर क्या आ जाएगा भाई, एक्स अपॉन या फिर एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो एल बराबर 1 अपॉन वैल्यू रखा हूँ, बट 1 प्लस का 4 प्लस का 9, कितना आ गया ये, 1/√14। एल की वैल्यू आ गई ये। इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, एम निकाल सकते हो। एम बराबर कितना आ गया, 2/√14, ठीक है। एन बराबर कितना आ गया, 3/√14। फटाफट उतार लेंगे। और ये मैंने एग्जाम्पल अभी करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 12वां था ये आपका। अब क्वेश्चन नंबर 13वां देखेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंट से जाने वाले पहले तो वेक्टर निकालना है, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। मिटा दो भाई। क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 13वां क्या बोल रहा है, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, मैथमेटिक्स का फंडा यही होता है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, ठीक है। 2 बिंदु दे रखे हैं ए और बी, यदि नहीं समझ आया तो डायग्राम बना दिया करो। ये आपका ए रहा और ये आपका बी रहा, ठीक है। ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 1, 2, -3। यदि आपको नहीं दिख रहा तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, 1, 2, -3। और बी के निर्देशांक दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, -1, -2, 1, ठीक है। को मिलाने वाले, मिला दिया आपने ए और बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ, आपको कहाँ से चलना है, ए से बी की तरफ, तो दिशा ऐसे, ए से चलना है बी की तरफ। दिष्ट सदिश
पहले तो दिष्ट सदिश की दिक्कोज्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए? दिक्कोज्य निकालनी है आपको। सबसे पहले दिश आपको बोल रहा था दिष्ट सदिश, तो पहले दिष्ट आपको डायरेक्शन वेक्टर निकाल दूं। तो सबसे पहले ए और बी वेक्टर, क्योंकि आपको आप ऐसे नहीं निकाल सकते डायरेक्शन आपकी ए से बी की तरफ, तो ए बी वेक्टर निकालेंगे। डायरेक्शन बी से ए की तरफ होती तो मैं निकालता बी ए वेक्टर। ठीक है, तो कैसे निकालते हो आप जानते हो, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या होता है? बी की ओ के सापेक्ष स्थिति। ठीक है, अब ओ ए वेक्टर क्या होता है? ए की ओ के सापेक्ष स्थिति, पोजीशन। क्या होता है? ओ बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उनको वेक्टर फॉर्म में लिख दो बस, माइनस आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, माइनस ओ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं? इनको वेक्टर फॉर्म में आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। कोई दिक्कत? अब इनको सिंप्लीफाई करना है। माइनस का आई कैप और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2i कैप हो जाएगा। माइनस का 2j कैप और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4j कैप हो जाएगा। उसके बाद प्लस का k कैप और माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। प्लस का k कैप प्लस का 3k कैप कितना हो जाएगा? 4k कैप हो जाएगा। यह आपका आ गया ए बी वेक्टर। कितना आ गया? ए बी वेक्टर आ गया, डायरेक्शन वेक्टर आ गया, दिष्ट सदिश आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? दिष्ट सदिश की दिक्कोज्य निकालनी है। क्या निकालनी है? दिक्कोज्य। अब निकालेंगे भैया, सबसे पहले दिक्कोज्य निकालने से पहले दिक् अनुपात निकालेंगे। तो दिक् अनुपात क्या हो जाएगा भैया? आई कैप का गुणांक क्या है? -2। जे कैप का गुणांक क्या है? -4। के कैप का गुणांक कितना है? +4। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये दिक् सबसे पहले सब दिक्कोज्य ने दिक् अनुपात निकाला। उसके बाद उधर वाला रफ कर रहा हूँ भैया। अब निकालेंगे अब दिक्कोज्य। अरे समझ में तो आ रहा है ना भाई? कमेंट करके बताओ फटाफट, और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो फटाफट, जिससे कि हमको भी एनर्जी मिल सके। इससे ही एनर्जी मिलती है ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है, तो दिक् अनुपात निकाल लिए, -2 -4 +4। ठीक है, अब निकालेंगे दिक्कोज्य। तो L बराबर x अपॉन √x² प्लस का y² प्लस का z²। तो L बराबर कितना आ जाएगा? x की वैल्यू -2 है तो -2 लिख देंगे भाई, -2 अपॉन √x² प्लस y² प्लस z²। इसका स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर कितना होता है? +4। -4 का स्क्वायर प्लस का 16। ठीक है, +4 का स्क्वायर प्लस का 16 कितना आ गए? ये कितना हो गए? 16 16 32 और 4 36। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 6। तो माइनस स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा ना, ये 6। तो ये क्या आ जाएगा? -1/3। कोई दिक्कत? L का मान ये आ गया। M का मान कितना आ गया भाई? M बराबर तथा M बराबर फॉर्मूला लिख देंगे, y अपॉन √x² प्लस y² प्लस का z²। इधर देखेंगे भाई, तो यहाँ पे m बराबर y का मान कितना है? -4 बटे √x² का मान कितना भैया? +4 प्लस का 16 प्लस का 16। तो कितना आ जाएगा? -4 बटे 6। तो कितना आ गया? -2/3। ये आ गया आपका m का मान। और n का मान क्या आ गया? ऐसे ये फॉर्मूले से z अपॉन √x² प्लस का y² प्लस का z²। मान है सभी आपके पास 4/√, वही आएगा 6 ही आएगा, ये निकालेंगे 6 ही आएगा ना। तो कितना आ गया? प्लस का 2/3। तो आपकी जो दिक्कोज्य आई है किसकी? ए बी वेक्टर की। कितनी आई है भाई? -1/3 माइनस का 2/3 और प्लस का 2/3। फटाफट उतारेंगे, यही निकालना था शायद आपको। यदि क्वेश्चन पढ़ाया आपने, क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही भाई।
उतार लिए होगा यहाँ से, इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, आपको वेक्टर दे रखा है एक, ठीक है, और सिद्ध करवा रहा है, दर्शाइए कि सदिश, एक वेक्टर दे रखा है अक्षों OX, OY, OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। कितने कौन पर झुका हुआ है, जितने भी एंगल बना होगा वो बराबर झुका हुआ है, ठीक है। दो तरीके से समझाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले तो सभी का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, एक एक वर्ड समझ में आएगा। ये टॉपिक से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में जितने भी सवाल बन रहे हैं साथ साथ कर रहे हैं भाई, ये मैंने मिटाया। अब इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 आपको ये वेक्टर मालूम है, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। ये वेक्टर दे रखा है और सिद्ध करवा रहा है कि जो OX, OY, OZ के साथ कितने कौन पर झुका हुआ है, बराबर, ठीक है, बराबर झुका हुआ है। अब ये डायग्राम से समझा रहा हूँ। ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे कोई वेक्टर है, ये बोल रहा है ये वेक्टर एक्स अक्ष के साथ भी सेम समान कौन बना रहा है, वाई अक्ष के साथ भी समान बना रहा है, ठीक है, और जेड एक्स के साथ भी बराबर, जो इस जेड एक्स के साथ भी बराबर झुका हुआ है, ठीक है, समान एंगल बना रहा है। इधर देखेंगे भाई, तो पहले निकाल लूँ मैं वैल्यू, निकाल के देखूँ कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान बराबर आ गया तो बोल दूंगा अक्षों के साथ बराबर झुक रहा है, नहीं तो नहीं झुक रहा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है भाई, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। अब दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे भाई, आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक। आई कैप का गुणांक 1, जे कैप गुणांक भी 1 और के कैप का गुणांक भी 1, ठीक है। अब मैं दिक कौजे निकाल लूँ, क्योंकि मेरे को कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालने हैं ना, ठीक है। तो कॉस एल्फा बराबर एल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। एक्स का मान भी 1, वाई का मान भी 1 और जेड का मान भी 1 रखेंगे तो एल बराबर या कॉस एल्फा बराबर कितना आ गया, कॉस एल्फा बराबर 1 बटे अंडर रूट 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएंगे, अंडर रूट 3 हो जाएंगे, तो अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे तथा कॉस बीटा बराबर कॉस बीटा एम से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा बराबर एम, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। वाई का मान कितना भाई, रख देंगे 1 बटे तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना फिर स्क्वायर रूट लगाना है, तो ये भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 ही आएगा। इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, कॉस गामा, तो कॉस गामा बराबर एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो कॉस गामा बराबर जेड का मान कितना भाई 1 और तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना है फिर स्क्वायर रूट लगाना, वैल्यू आएगी 1 बटे अंडर रूट 3। तो तीनों देख सकते हो ध्यान से, तीनों को देखो ध्यान से भाई, इसका भी 1 बटे अंडर रूट 3, इसका भी मान 1 बटे अंडर रूट 3, इसका भी मान 1 बटे अंडर रूट 3। तो लिख सकता हूँ चूंकि कॉस एल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, और आपको यही तो बता रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। ओ एक्स ये कोई आपका ए वेक्टर है, तो बताना है ए वेक्टर ओ एक्स के साथ ओ वाई के साथ और ओ जेड के साथ समान कौन बनाता है, भाई समान झुका हुआ है मतलब समान कौन बनाता है, ठीक है। तो ये तो बताना है, मतलब कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान कितना आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। या फिर यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, एल्फा की वैल्यू निकाल लेना, कॉस इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 3 आएगी, बीटा का मान भी कॉस इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 3 आएगी, गामा का मान भी कॉस इन यहाँ पे गामा का मान कॉस इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 3 आएगा, तीनों का मान बराबर आएगा। तो बोल सकते हैं समान कौन पर झुका हुआ है, अक्षों के साथ,
ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस एल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा वैल्यू बराबर है, अतः सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप अक्षों ओ एक्स कॉमा ओ वाई तथा ओ जेड के साथ समान या बराबर झुका हुआ बात है, ये बराबर झुका है। हेंस प्रूव इति सिद्धम। फटाफट बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल सवाल था, मैंने ये प्रूफ करना है आपको। कोई सदिश दे रखा है, वो अक्षों के साथ बराबर झुका। बराबर झुका का मतलब जो अल्फा बीटा गामा का मान के बराबर आना चाहिए। ठीक है, मैंने अल्फा बीटा गामा भी निकाल सकते हैं, कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी निकाल सकते हैं। तीनों वैल्यू निकाल के देखी, बराबर आई तो बोल सकता हूँ। ठीक है, कि सदिश जो दे रखा है वो अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ कितने एंगल पर झुका हुआ है। एंगल पूछे तो निकाल देना एंगल, कॉस इनवर्स 1/√3 एंगल पूछे तो। ठीक है, आपको तो इतना ही देखना है वैल्यू बराबर आ रही कि नहीं आ रही। बराबर आ रही है तो मतलब बराबर झुका हुआ है। ठीक है, समान एंगल पर झुका हुआ। उसके बाद इधर देखेंगे, अब जो पढ़ा रहा हूँ इससे अगला टॉपिक वो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला याद हो तो आपको, अंत्य विभाजन बाह्य विभाजन। लेकिन वहाँ पे आपने निर्देशांक ज्योमेट्री में पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, यहाँ पे सदिश में पढ़ने, वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है बस। तो सबसे पहले लिखेंगे विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र या खंड सूत्र भी बोलते हैं इसको। विभाजन मतलब तोड़ना, ठीक है, खंड करना, इसको खंड सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं 10th क्लास का रिपीट कर रहा हूं। आपको दो निर्देशांक दे रखे हैं P और Q। P के निर्देशांक हैं x1 y1, ठीक है। Q के निर्देशांक है आपके x2 y2, ठीक है। और आपको बोल दिया कि आपका कोई अंत विभाजन का मतलब क्या होता है, अंदर से तोड़ना, ठीक है, अंदर से तोड़ना। और बाह्य विभाजन मतलब बाहर से तोड़ना, ठीक है। मैंने बोल दिया P और Q आपका कोई दो पॉइंट है, उसके निर्देशांक हैं x1, y1 और x2, y2। मैं बोल रहा हूँ अब PQ को, जो लाइन PQ है आपकी रेखाखंड PQ है, उसको मैं अंदर से तोड़ रहा हूँ भैया, अंदर से तोड़ रहा हूँ। यहाँ पर तोड़ दिया मैंने, यहाँ से, ठीक है, अंदर से तोड़ दिया m/n में। कितने में तोड़ दिया, m/n में तोड़ दिया। तो किसने तोड़ा, R ने तोड़ा। किसने तोड़ा, R ने तोड़ा। किसको तोड़ा, PQ को तोड़ा। किस अनुपात में तोड़ा भैया, m/n में। तो आपसे पूछ रहा है कि R के निर्देशांक बताइए। किसके निर्देशांक बताने, R के। तो कैसे निकालते थे भैया, निर्देशांक निकालने का क्या यदि अंदर से तोड़ रहा है तो क्या फॉर्मूला होता था, m(x2) m का मल्टीप्लाई x2 से प्लस n का मल्टीप्लाई x1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, अपॉन m प्लस का n। अरे वहाँ पे m1 m2 नाम दिया होगा, ठीक है। ये x निर्देशांक आ जाता था r का, ये x निर्देशांक। इसी प्रकार से y निर्देशांक निकालते थे, m का मल्टीप्लाई y2 से, तो m का मल्टीप्लाई y2 से और n का मल्टीप्लाई y1 से, ठीक है, अपॉन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये आपके R के निर्देशांक आ गए, कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। आपको सिर्फ क्या दे के रखता है, आपको दो पॉइंट दे देगा रेखाखंड के और बोल देगा, अनुपात दे देगा कि ये अंत विभाजन करता है कि बाह्य विभाजन करता है। PQ को, जो रेखाखंड PQ को आपका R बिंदु R है, वो कितने अनुपात में तोड़ रहा है भैया, m/n में, ठीक है। तो R के निर्देशांक निकालने, क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने। तो कैसे निकालेंगे, वो आपने 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है। इसी प्रकार से आपको वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले मैं अंत विभाजन सूत्र बता रहा हूँ भाई, अंत
विभाजन सूत्र। ठीक है, जब बाह्य विभाजन की बात आती है तो बाहर से तोड़ता है तो माइनस करते हैं, बाहर से तोड़ेगा तो माइनस कर देंगे। अंतः विभाजन सूत्र, ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। यह आपका कोई पी पॉइंट है, या आपका क्यू पॉइंट है। अब वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इस पे वेक्टर ए वेक्टर है, क्यू पे वेक्टर बी वेक्टर है। अब कोई पॉइंट है आर जो पी क्यू को अंदर से तोड़ रहा है और कितने अनुपात में तोड़ रहा है, एम अनुपात एन में। ये दूरी कितनी है, एम, ये दूरी कितनी है, एन। ठीक है, तो आपको निकालना है आर के निर्देशांक। तो आर के निर्देशांक क्या हो जाएगा भाई, बराबर एम का मल्टीप्लाई बी से, तो एम बी वेक्टर प्लस एन का मल्टीप्लाई ए से एन ए वेक्टर अपॉन दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे ही किया है मैंने, देखो m का मल्टीप्लाई x2 से n का मल्टीप्लाई x1 से दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे x1 y1 2 पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे एक ही दे रखा तो एक निकालिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अंत विभाजन की बात आती है, ऐड करना है, क्योंकि पी क्यू कब बनेगा, ऐड करने पर भी बनेगा भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया अंत विभाजन का। उसके बाद अब बाह्य विभाजन यहीं पे देख लेते हैं। ये होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, या इंटरनल डिवीजन बोलते हैं, या सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल विभाजन। क्या होता है फॉर्मूला भाई, तो यहाँ पे आर के निर्देशांक हो जाएंगे, चित्र से समझाते हैं भाई। यह आपका पी पॉइंट रहा, इसके निर्देशांक हैं ए वेक्टर, क्यू पॉइंट है, इसके निर्देशांक हैं बी वेक्टर। आपको कोई पॉइंट है बाहर से तोड़ रहा है, कहाँ से तोड़ रहा है, बाहर से तोड़ रहा है। ये पॉइंट है आपका आर। ठीक है, ये कितने अनुपात में तोड़ रहा है, ये एम अनुपात एन में तोड़ रहा है। कितने में तोड़ रहा है, एम अनुपात एन, मतलब ये तो आपका एम रहेगा। ठीक है, ये आपका एम और ये आपका एन रहेगा। तो आपको निकालना है कि जो आर के निर्देशांक है वो क्या रहेंगे, एम अनुपात एन में। पूरी दूरी एम रहेगी और ये एन रहेगी, तो आर के निर्देशांक क्या रहेंगे, ये आपने पढ़ा हुआ है तो इसलिए बस वहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्म में पढ़ा था, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में। क्या होता है, एम का मल्टीप्लाई किससे, बी वेक्टर से, तो बी वेक्टर माइनस का एन का मल्टीप्लाई ए वेक्टर से अपॉन एम माइनस का एन। फटाफट उतार लेंगे। अब इनसे रिलेटेड सवाल करते हैं, इनसे रिलेटेड सवाल करते हैं। उतार लो फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो। आपको 2 पॉइंट दे के रखता है और पूछता है मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो 2 पॉइंट दे रखा है और मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो कैसे निकालते हैं, x1 मान लो 2 पॉइंट दे रखा है, x1 और x2। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूले क्या होता है, दोनों को ऐड कर दो और 2 का डिवाइड कर दो। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये p और q, इसके मध्य बिंदु निकालने हैं। मतलब m और n की वैल्यू बराबर है, मध्य बिंदु जब ही आएगा। अरे r जो मध्य में कब आएगा, जब m और n का मान बराबर आएगा। m और n का मान बराबर करेंगे तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ से, a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। और लिख लो भाई ये भी, मध्य बिंदु मिड पॉइंट बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। कैसे आएगा भैया, मध्य बिंदु, ये r वेक्टर मध्य में कब आएगा, जब m और n का मान बराबर आएगा। m और n का मान बराबर रख देना भाई, यहाँ पे m का मान भी और n का मान भी। ठीक है, बराबर रखेंगे तो m और m बराबर, m कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी m कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। नीचे m और m कितना हो जाएंगे, 2m हो जाएंगे, और m से m कट जाएगा तो ये नीचे 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मध्य बिंदु रहा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 15, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये अंत विभाजन बाह्य विभाजन आपने पढ़ा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं P और Q। P के निर्देशांक दे रखे हैं i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, और Q के निर्देशांक दे रखे हैं माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में पहले तो अंत्य विभाजित करता है, फिर बाह्य विभाजित करता है। तो R के, और वो पॉइंट कौन सा है R, तो R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए या स्थिति सदिश बताइए। निर्देशांक बात तो वही होते हैं कोऑर्डिनेट या ठीक है जो पोजीशन बताते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 डायग्राम बना लेना है, नहीं समझ में आया तो भाई आपको पॉइंट दे रखे हैं भाई। सबसे पहले मैं पहला कर रहा हूँ भाई, ये पॉइंट दे रखा है P और ये दे रखा है Q। P के जो कोऑर्डिनेट दे रखा है या स्थिति सदिश दे रखा है वो क्या दे रखा है, i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का माइनस का k कैप, और Q के जो निर्देशांक या स्थिति सदिश दे रखा है माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। तो बोल रखा है कि पहले तो ये 2:1 में R कोई बिंदु है, ठीक है, R कोई बिंदु है, 2:1 में कहाँ अंत्य विभाजित करता है भैया 2:1 में, ठीक है। सबसे पहले पहला सवाल कर रहे हैं, फिर बाह्य विभाजन करेंगे, ठीक। पहला अंत्य विभाजन वाला। आपको 2 बिंदु दे रखे हैं P और Q। P के स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश, और जो P और Q को मिलाने वाली रेखा को R है जो 2:1 में विभाजित करता है, अंत्य विभाजित करता है। तो R के निर्देशांक या R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए भैया। तो कैसे निकालना है, ठीक है। आपको दिख रहा है डायग्राम में R अंदर से तोड़ रहा है, घर का भेदी लंका डाई, ठीक है, अंदर से तोड़ रहा है। तो देखो भाई अंदर से तोड़ रहा है, तो इस अंदर से तोड़ना मतलब अंत्य विभाजन है। वैसे बोल भी रखा है अंत्य विभाजन अंदर से तोड़ना, और बाहर से तोड़ेगा तो बाह्य विभाजन, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, अंत्य विभाजन सूत्र क्या होता है भाई, लिख देना। हम जानते हैं कि अंत्य विभाजन सूत्र क्या होता है, m b वेक्टर प्लस का n a वेक्टर अपॉन m प्लस का n। अभी लिखाया है m का मान 2, n का मान 1, b वेक्टर का मान ये रहा, a वेक्टर का मान ये रहा, ठीक है। यहाँ m बराबर 2, n बराबर 1, a वेक्टर बराबर कितना है i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, और b वेक्टर बराबर कितना है माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। मान रखने आते हैं R का स्थिति सदिश या R के निर्देशांक। अब मैं निर्देशांक क्यों नहीं बोल रहा, वेक्टर पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, तो आपको सदिश में बताना होगा, ठीक है। R का स्थिति सदिश तो क्या हो जाएगा, m का मान कितना रख दूं 2, b वेक्टर का मान क्या है माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप, प्लस n का मान 1 तो 1 रख दिया भाई, ठीक है। a वेक्टर का मान है आपका i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का माइनस का k कैप, अपॉन दोनों को ऐड कर दिया 2 प्लस का 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप प्लस का i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप बटे 3। तो देखेंगे i कैप माइनस के कितने, माइनस के 2, प्लस का कितना 1, किसके ज़्यादा है माइनस के 1 ज़्यादा है, तो माइनस का 1 i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2j कैप, तो प्लस का 4j कैप, ठीक है, प्लस का 2k कैप और माइनस का k कैप प्लस का k कैप बटे 3। ये क्या आ गए आपके R के निर्देशांक आ गए, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे 3 का डिवाइड कर दो भाई, 3 का डिवाइड कर देंगे, अतः R के निर्देशांक
माइनस का आई कैप बटे 3 प्लस 4/3 जे कैप प्लस के कैप बटे 3। निर्देशांक या स्थिति सदिश, निर्देशांक नहीं लिखना है आपको, स्थिति सदिश से लिखना है, क्योंकि आपको मैं कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा रहा, वेक्टर पढ़ा रहा हूँ भैया। आर का स्थिति सदिश, तो बात सही, निर्देशांक ही होते हैं एक तरीके से, लेकिन आप वेक्टर पढ़ रहे हो तो वेक्टर फॉर्म में लिखो, और वेक्टर में स्थिति सदिश बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन को बता रहे हैं आप, आर की पोजीशन बता रहे हैं, आर कितने कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बाह्य विभाजन करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा भाई। बाह्य विभाजन उतार लो फटाफट। अब आपको बाहर से तोड़ रहा है, अब मैं सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूँ। सेकंड वाले पार्ट में आर बिंदु कहाँ पे बाहर है, और कितने अनुपात में तोड़ रहा है, 2:1 में तोड़ रहा है। पूरी दूरी कितनी है, 2, और ये जो दूरी कितनी है, ये कितनी है, 1। कितने में तोड़ रहा है, 2:1 में तोड़ रहा है। तो आर के जो आपको स्थिति सदिश निकालना है, निर्देशांक निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, तो हम जानते हैं बाह्य विभाजन सूत्र, यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सारी वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे भी माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन आपको तो पूरा उतारना भाई। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप, और ये प्लस का 0j कैप हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 2k कैप, और यहाँ पे प्लस का 3k कैप हो जाएगा अपॉन 1। यह आपका आ गया आर का स्थिति सदिश आ गया। ठीक है, तो आर का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, माइनस का 3i कैप प्लस का 3k कैप। फटाफट उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 खुद कर सकते हैं भाई। 2 बिंदु दे रखे हैं और आपको मध्य बिंदु निकालना है। 2 वेक्टर दे रखे हैं आपको, 2 वेक्टर फॉर्म में पॉइंट दे रखे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, आई कैप जे कैप के कैप लगा देना। ए वेक्टर मान लेना एक को बी वेक्टर मान लेना, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देना, तो उसका क्या आ जाएगा, मिलाने वाले का जो मध्य बिंदु आ जाएगा। दो बिंदु दे रखे हैं ना, उनके मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इधर देखेंगे भाई। छोटा सा सवाल है, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये पी रहा और ये क्यू रहा। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखा है, जो दे रखा है सवाल वो वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखा भाई। इसके निर्देशांक क्या हैं, 2, 3, 4। पी के निर्देशांक तो और क्यू के निर्देशांक क्या हैं, 4, 1, -2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। 2 बिंदुओं को मिलाने वाले, मिला दिए भाई। ठीक है, मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है भाई। और मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है आपको। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। मैंने इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर मान लिया इसको। ठीक है, और यहाँ पे 4i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। अब मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2। तो कितना हो जाएगा भाई, दोनों को ऐड कर दो भाई। तो वैल्यू है आपके पास 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप प्लस बी वेक्टर का मान क्या है, 4i कैप
प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप बटे 2। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 4 आई कैप और 2 आई कैप कितना हो जाएंगे, 6 आई कैप। ठीक है, 6 आई कैप, 3 जे कैप प्लस के जे कैप कितना हो जाएंगे, 4 जे कैप प्लस का 4 जे कैप, 4 के कैप और माइनस का 2 के कैप कितना बच जाएगा, प्लस का कितने बच जाएंगे, 2 के कैप बटे 2 का भाग देना है तो 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। ये आ गया आपका मध्य बिंदु का स्थिति सदिश आ गया। क्या आ गया, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश आ गया भाई। फटाफट उतार लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां, क्वेश्चन नंबर 18वां, क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो मैंने आज पढ़ाया आपको उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में, वो सारे करने भाई। एग्जाम्पल नंबर 8 तक तो आपने कर लिए होंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 करना है ना, एग्जाम्पल नंबर 10 करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में आपको घर पे रिवीजन करना है साथ साथ। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक रिवीजन नहीं होगा जब तक कोई काम की नहीं है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर भाई।